हेलो एवरीवन, मैं पूजा। वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2। यदि आपका लॉ है तो उसका हम सेकेंड यूनिट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो सेकेंड यूनिट है, इसमें हम सेकेंड पार्ट करेंगे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप पेपर 1 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो पेपर 1 की भी यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को टोटल पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। और साथ ही साथ ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है। यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ है यदि आपका, तो उसका जो फर्स्ट यूनिट है ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसको लगभग 28 वीडियो में सारा ही यहाँ लॉ लीगल स्टडी विद पूजा इस चैनल पर कवर किया गया है, 28 वीडियो में टोटल, ठीक है। आप यहां से देख लीजिएगा। साथ ही साथ ये हमारी प्लेलिस्ट है जो बनाई गई है हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारा पेपर 2 जो लॉ है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो फर्स्ट वीडियो थी जो अपलोड करी थी वो ये है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हमारी जो आज की वीडियो है वो यहाँ ऐड हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो ड्राइव किया गया है फ्रॉम द वर्ड जस्ट नेचुरल, ठीक है। ये एक रोमन लॉ का एक वर्ड है जो कि क्लोजली रिलेटेड है किससे, कॉमन लॉ से और मॉरल प्रिंसिपल्स, बट इट इज नॉट कोडिफाइड। आप जानते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो कोडिफाइड नहीं है। जिसी तरह से बोला है नेचुरल जस्टिस का जो नियम है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ये भी कहीं कोडिफाइड नहीं किया है। और इट इज अ लॉ ऑफ नेचर, इसे लॉ ऑफ नेचर भी कहते हैं। इट इज विच इज नॉट डिराइव फ्रॉम एनी स्टैट्यूट, जो कि कहीं से भी ड्राइव नहीं किया गया, किसी स्टैट्यूट से, किसी कॉन्स्टिट्यूशन से ही। जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये अडहर्ड टू बाय ऑल द सिटीजन ऑफ सिविलाइज्ड स्टेट एंड द सुप्रीम इंपॉर्टेंस। एंशियंट डेज में क्या था, हमारे जो पुराना टाइम था, एंशियंट टाइम था, तो फेयर प्रैक्टिस होती थी हर किसी के साथ। लोग जो पीपल थे एंशियंट टाइम में वो फॉलो करते थे किसको, धर्म को, ठीक है। धर्मा को फॉलो करते थे, उसमें वो चीज जो गलत थी उसे जो है लॉ के अगेंस्ट माना जाता था, और जो चीजें जो है लॉ के अकॉर्डिंग है, मतलब धर्म के अकॉर्डिंग है, उसे लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो माना जाता। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया की डेवलपमेंट हुई है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, तो इसी तरीके से हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट भी डेवलप हुआ है। बात कर लेते हैं जो नेचुरल जस्टिस है, इसे सिंपली मीनिंग में हम समझते हैं मेक अ सेंसिबल और रीजनेबल डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर। ये नेचुरल जस्टिस का हम सिंपल वर्डों में समझें तो क्या है, बोला है जब भी डिसीजन दिया जाता है तो एक अच्छा, रीजनेबल और सेंसिबल जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए, तो वो होता है नेचुरल जस्टिस की आप प्राकृतिक न्याय का जो नियम है, ठीक है। समटाइम इट इज नॉट मैटर वट इज अ रीजनेबल डिसीजन। कभी कभी क्या होता है कि ये मैटर नहीं करता कि क्या है रीजनेबल डिसीजन है क्या, और इन द एंड, ठीक है। लेकिन बोला है व्हाट मैटर इज अ प्रोसीजर हु आर ऑल एंगेज इन टेकिंग अ रीजनेबल डिसीजन, ठीक है। और इसमें क्या आता है, कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस, ठीक है। कंसेप्ट जब भी आप किसी केस को डिसाइड करेंगे तो आप फेयरनेस का कंसेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। वहां पे अब हम आगे देखते हैं कि बोला है जो नेचुरल जस्टिस है ये कंसिस्ट करता है हमारा 3 रूल को। फर्स्ट वन इज हेयरिंग रूल। हेयरिंग रूल मतलब सुनवाई का नियम। जब भी किसी केस का डिसीजन होएगा, मतलब जब भी कोर्ट में कोई केस जाएगा तो दोनों पार्टी को सुना जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी को क्या कर दिया, सुन लिया, और दूसरी पार्टी को सुना ही, ठीक है। बोला है विच स्टेट दैट अ पर्सन or a party who is affected by the decision making a panel or expert member should be given a fair opportunity। जो भी पैनल है और एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, जो भी कोई डिसीजन लेने वाले हैं, वो क्या करेंगे, पार्टीज को फेयर अपॉर्चुनिटी देंगे। मतलब हर किसी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उचित अवसर दिया जाएगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप की सुरक्षा करने के लिए, अपने आप का कोई एविडेंस देने के लिए। होता है ना कि आप देखते हैं कि जब हमारा सिविल मैटर चलता है तो कोर्ट जो है, सॉरी, कोर्ट में केस चलता है, तो दोनों पार्टी ए और बी पार्टी जो कि प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट है, तो यदि प्लेंटिफ ने केस फाइल कर दिया है तो डिफेंडेंट को क्या भेजे जाते हैं, समन भेजे जाते हैं, ताकि वो कोर्ट में आए और अपना पूरा एविडेंस जो अपना डिफेंस है उसको रख सकें, अपनी बात रख सकें। फिर अपॉर्चुनिटी दी जाती है हर किसी को कि अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए। और दूसरा है वाइस रूल। जनरली एक्सप्रेस करता है कि पैनल ऑफ द एक्सपर्ट शुड बी बायस
फ्री होने चाहिए, जो भी डिसीजन लेने वाले हैं वो क्या होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, बायस फ्री होने चाहिए, और द डिसीजन शुड बी होना चाहिए फ्री एंड फेयर मैनर में, और विच कैन फुलफिल द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, और थर्ड है रीजन डिसीजन, कि तीसरा क्या है, रीजन डिसीजन, कि जब भी हमारे जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा, जुडिशियल हमारे जो डिसीजन अथॉरिटी है जो भी देने वाली, ठीक है, जो भी जजमेंट देंगी, निर्णय देंगी या ऑर्डर देंगे, तो कोर्ट गिव द प्रिजाइडिंग अथॉरिटी विद अ वैलिड और रीजनेबल कोर्ट ग्राउंड। तो कोर्ट क्या करेंगे, एक आपको बताएंगे कि क्या एक वैलिड रीजन था जिसके कारण क्या है इस केस का ये डिसीजन जो है वो आया। ठीक है, और रीजनेबल ग्राउंड बताएंगे। फिर है इस वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ओरिजिन कहां से हुआ है, तो बोला है ये एक बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, ओल्ड कंसेप्ट है, और ये ओरिजिनेटेड हुआ है हमारा अर्ली एज में। ठीक है, मतलब बहुत पहले की इसकी जो है इस शब्द का ओरिजिनेशन जो है, ओरिजिनेट जो है हुआ। द पीपल ऑफ द रोमन एंड ग्रीक वर ऑल्सो फेमिलियर थे इस कंसेप्ट से, और इसके बाद क्या हुआ, हमारा कौटिल्य और नत्य शास्त्र और अडम जैसे ये जुरिस्ट आए। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्नॉलेज किया, उनके इस कंसेप्ट के बारे में जाना, और अकॉर्डिंग टू बाइबल भी में भी कहा गया है कि जब भी आप किसी केस में, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि इन द केस ऑफ इव एंड अडम, when they ate the fruit of the knowledge, ठीक है, and they were forbidden by द गॉड। यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके समझाया है, लेकिन इसका हम मेन मतलब समझें तो बोला है जब भी डिसाइडिंग अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करेंगी केस को, तो वहां पर फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी दोनों ही पार्टीज को। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट में केस गया और पार्टी इसको सुना ही नहीं, या जिस पर्सन ने केस जो है वो किया उसी को सुना और वो डिसीजन ले लिया, तो बोला है ऐसा नहीं होगा, फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, रीजनेबल हो गया। ठीक है, उसको हम आगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बोला है लेटर ऑन, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस है, इसको एक्सेप्ट किया गया बाय द इंग्लिश ज्यूरिस्ट। द वर्ड नेचुरल जस्टिस ड्राइव किया गया है रोमन जस्ट नेचुरल और लेक्स नेचुरल से, जिसका क्या मतलब है कि विच प्लान द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और नेचुरल लॉ और इक्विटी। नेचुरल जस्टिस इज अ सेंस ऑफ व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। बोला है कि जो प्राकृतिक न्याय है वो क्या है, एक सेंस है, एक भावना है, जिसमें ये बताया गया है व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, और इन इंडिया में द कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस हुआ था अर्ली टाइम में इन द केस ऑफ द मोहिंदर सिंह वकील वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इस केस में ये कंसेप्ट आया था, यहां पर बोला था कि कोर्ट ने हेल्ड किया कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस क्या है, शुड बी एवरी एक्शन। यहां पर बोला है जब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस शुड बी एवरी एक्शन वेदर इज जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल। बोला है कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस का जो है, बोला है निष्पक्षता का जो कंसेप्ट है वो किसी भी मामले में बोला है यूज हो सकता है, चाहे आप जुडिशियल के मामले में ले मतलब जुडिशियल आपको डिसीजन करना हो या कोर्ट की बात आती है, या क्वासी जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज और क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की बात में आती है। ठीक है, और पर्पस क्या है हमारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, कि प्रोवाइड करना क्या, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि हर किसी को सुनने का अवसर जो है वो दिया जाना। ठीक है, फिर बोला कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस होना चाहिए, निष्पक्षता की अवधारणा जो है वो होनी चाहिए, और टू फिलफिल द गैप एंड लूप फॉल ऑफ द लॉ। बोला है कुछ भी ऐसा कमी रह गई है लॉ में, उसकी खामियों और कमियों को पूरा करना, और प्रोटेक्ट करना किसको, फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन को, मतलब हर किसी के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बोला है नो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, इसका मतलब है कि जस्टिस अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सबको न्याय जो है मिलना चाहिए। बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस शुड बी फ्री होना चाहिए फ्रॉम द बायस, मतलब किसी के साथ भी पक्षपात ना हो, और पार्टी को क्या दी जानी चाहिए, शुड बी गिवन फेयर अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, सुनने की मतलब सुनवाई की जो है अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। ठीक है, और रीजन डिसीजन टेकन बाय द कोर्ट, और जो भी डिसीजन कोर्ट के द्वारा लिया जा रहा है उसका रीजन जेबे होना चाहिए, मतलब रीजनेबल होना चाहिए वो डिसीजन, एंड शुड बी इन्फॉर्म। बोला है कोर्ट जो है वो इन्फॉर्म करे बाय द कोर्ट टू द प्रोस्पेक्टिव पार्टीज को। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेड दैट अराइविंग एट अ रीजनेबल एंड जस्टिफिएबल जजमेंट इज अ पर्पस ऑफ द जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। बोला है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उचित, रीजनेबल और जस्टिफिएबल जजमेंट जो है वो
पर्पस है हमारे जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज का। और मेन पर्पस क्या है नेचुरल जस्टिस का, कि प्रिवेंट करना एक्ट ऑफ द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। इसका क्या मतलब है, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, इसको प्रिवेंट करना कि सबके साथ जो है वो अन्याय हो, ठीक है, सभी को जस्टिस जो है वो मिल सके। एक कमेटी है, कमेटी मिनिस्टर पावर, जिसमें हमारे 3 एसेंशियल प्रोसीजर दिए गए हैं जो रिलेट करते हैं किससे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से, जिसमें बोला है नो वन शुड बी द जज ऑफ इन हिज ओन मैटर, कि एक पर्सन अपने ही मैटर में जज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि जज साहब का अपना ही केस जो है वो चला हुआ है और अपने ही मामले में वो जज हैं, ठीक है, तो वहां पर ऑब्वियसली बात है कि वो जो है वो अपने ही फेवर में केस को कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बोला है कि नो वन कैन बी कंडेम्न अनहर्ड, किसी की भी बोला है अनसुना किसी को नहीं रखा जाएगा, हर किसी को सुना जाएगा, ठीक है। और फिर बोला है द पार्टी इज एंटाइटल्ड टू नो ईच एंड एवरी रीजन द डिसीजन इज टेकन अथॉरिटी, और पार्टी क्या है, इंटाइटल है ये जानने के लिए कि क्या डिसीजन था, क्या रीजन था कि हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स ने या डिसाइडिंग अथॉरिटी जो भी थी उसने क्यों ये डिसीजन दिया, ठीक है। बात करते हैं बोले हाउ व्हेन इट कैन बी क्लेम, हम कब जो है वो इसका दावा कर सकते हैं, बोले है हम कब दावा कर सकते हैं, नेचुरल जस्टिस वी कैन क्लेम एक्टिंग जुडिशरी, जब हम एक्ट कर रहे हो जुडिशली, और क्वासी जुडिशियल लाइक अ पंचायत ट्रिब्यूनल एज वेल एज, जब भी जहां पर भी कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस जो वो होना चाहिए था, बेसिक मॉरल प्रिंसिपल होने चाहिए थे, और वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ वाइसेस जो है, मतलब जहां पर यूज किया जाना था हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वहां यदि उसकी वायलेशन हो जाए, मतलब ऐसा हो कि चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल की बात कर लीजिए, वहां पर दो पार्टी का कोई डिस्प्यूट चला हुआ है, दोनों पार्टी का ए और बी का, जिसमें ए पार्टी को सुना और बी को सुना ही नहीं, या तो ऐसा हो गया कि कहीं जो एक पार्टी थी वो जज साहब की रिलेटिव थी, ठीक है, तो वहां पर भी डिसीजन जो है वो उनके फेवर में हो सकता है, दूसरी पार्टी जो उनकी रिलेटिव फैमिली, ठीक है। तो बोला है यदि इस तरह की कहीं भी सिचुएशन होती है तो हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, और अपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत जो राइट होता है उसको एप्लीकेबल जो है करवा सकते हैं। बात करते हैं इन द केस ऑफ द प्रोविंस ऑफ बॉम्बे वर्सेस खुशहाल दास Advani. इस केस में बोला है इट वाज सेड दैट द नेचुरल जस्टिस विल बी एप्लीकेबल ऑन द स्टैट्यूटरी एज वेल एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो क्या लीड करते हैं, फंक्शन क्या है इसके, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, सिविल कंसिक्वेंसेस और डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सेप्शंस, फेयरनेस इन एक्शन और हमारा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, ठीक है। फिर बात करते हैं एक केस है बोर्ड ऑफ द हाई स्कूल वर्सेस घनश्याम। इस केस में क्या हुआ था कि एक परीक्षा हॉल में जो एक स्टूडेंट था वो नकल करते हुए, चीटिंग करते हुए जो है वो पाया गया, ठीक है, तो उसको डिबार्ड कर दिया किससे, जो भी उसका एग्जाम चल रहा था उससे उसको बाहर निकाल दिया। देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्टूडेंट है कैन नॉट फाइल द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगेंस्ट द एग्जामिनेशन बोर्ड, कि जो स्टूडेंट है वो हकदार ही नहीं है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है फाइल करने के लिए अगेंस्ट द एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। एक और केस है हाई वाटर मार्क केस वर्सेस इक्विपमेंट एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। देन अंडर दिस केस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इस केस में क्या हुआ था, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया था। देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि विदाउट गिविंग अ वैलिड रीजन, कि आप किसी को भी, किसी भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को क्या कर सकते हो, विदाउट गिविंग अ वैलिड रीजन योर ग्राउंड, आप उनको ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और यदि किसी को करना ही है तो आपको वैलिड रीजन जो है वो देना पड़ेगा, एंड फर्दर ही शुड बी गिवन अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ द बीइंग हर्ड, और उसके बाद यदि कर भी दिया है तो उनको क्या कर देनी चाहिए, एक रीजनेबल एक फेयर अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, मौका देना चाहिए उनको सुनने का, ठीक है, कि वो अपना जो है वो डिफेंस ले सके। रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस में क्या नियम आता है, हमारा एक मैक्सिम है नेमो जुडक्श इन क्वाजा सुआ, जिसका क्या मतलब है कि नो वन शुड बी द जज शुड बी अ जज इन हिज ओन केस, कि जो कोई भी पर्सन जो है वो अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरा है ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम, इसको कि हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है, वन बाय वन सभी पॉइंट को क्लियर करेंगे। और थर्ड है हमारा रीजन डिसीजन, ठीक है, जो हमारा नामो जुडक्स इनक्वाजा सुआ का क्या मतलब है कि नो वन शुड बी अ जज इज ओन केस, की बिकॉज इट लीड टू रूल ऑफ द वाइस। बोला है वाइस का क्या मतलब होता है, वाइस एक ऐसा एक्ट है, मतलब पक्षपात, एक ऐसा जो है वो एक्ट है, पक्षपात जिसे बोलते हैं हिंदी में,
कि एक ऐसा एक्ट है जो कि क्या बताता है, अनफेयर एक्टिविटी बताता है, वेदर इट कंसाइज और अनकॉन्शियस स्टेज ऑफ द रिलेशन ऑफ अ पार्टी, ठीक है, पर्टिकुलर केस, ठीक है। और देयरफॉर द नेसेसिटी ऑफ द रूल टू मेक अ जज इम्पार्शियल एंड गिवन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, बोला है कि ऐसा हो, नेसेसिटी क्या है, मतलब जरूरत क्या है कि जो डिसीजन दिया जा रहा है जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा वो इम्पार्शियल हो, और किस पर दिया जाए, गिवन द बेस ऑन द जजमेंट एंड द एविडेंस के बेस पर जो है वो दिया जाए। बात करते हैं टाइप ऑफ वाइस की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल वाइस होता है, पेकुनरी वाइस होता है, सब्जेक्ट मैटर वाइस होता है, डिपार्टमेंटल वाइस होता है, पॉलिसी वाइस होता है, और बाइस ऑन अकाउंट ऑफ ऑब्स्टेंसी, ठीक है। बात करते हैं पर्सनल वाइस क्या होता है, बोला है राइज होता है जहां पर किसी डिसाइडिंग अथॉरिटी का क्या है, किसी पार्टी के साथ रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए एंड बी दोनों ही केस की पार्टीज है, और इनमें से ए पार्टी जो है वो हमारे जज साहब की कोई रिलेटिव है, ठीक है, हो सकता है उसकी मतलब कोई भी फैमिली में रिलेशन है या कहीं भी दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो बोला है जहां पर ये तभी रिलेशन अराइज होता है जहां पर एक पार्टी जो है डिसाइडिंग अथॉरिटी की रिलेशन में होती है, ठीक है। और इन विच द लीड ऑफ डिसाइडिंग अथॉरिटी, यदि इसमें क्या हो सकता है कि यदि कहीं डाउटफुल सिचुएशन आई, देन जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो अनफेयर एक्टिविटी कर सकती है जब भी वो अपनी जजमेंट देगी उस पर्सन के जो उसका रिलेटिव है उसके फेवर में जो है वो देख सकती है, ठीक है। सच इक्वेशन अराइज होते हैं ड्यू टू द वेरियस फॉर्म ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशन, ठीक है। और बात करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि वन ऑफ द मेंबर ऑफ द पैनल इस केस में रामानंद प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है जिसमें क्या हुआ था कि जो मेंबर थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वन इज अ मेंबर, एक पैनल था सिलेक्शन कमेटी जो सिलेक्शन करवाता था, जैसे कि कोई भी इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है, उसमें जो पैनल बैठा था पूरा पूरा, ठीक है, उस पैनल में यदि 3 या 4 मेंबर है तो उनमें से एक मेंबर जो था वो इस जो कैंडिडेट था जो कि इंटरव्यू देने आया था उसका भाई था, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पैनल के सदस्य में से उसका यदि भाई जो है प्रतियोगिता में उम्मीदवार था तो लेकिन इस वजह से जो है आप पूरा जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है उसको क्वैश नहीं कर सकते, बट यदि अवॉइड करना होता वॉइस को, यदि वो चाहता कि वॉइस नहीं करना मतलब मेरे को पक्षपात नहीं करना, तो वो उस टाइम के लिए बोला बाहर जा सकता था पैनल के बाहर, और पैनल के मेंबर जो थे बाकी उनसे वो कह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकता था कि मैं जो है बाहर जाता हूँ, मतलब थोड़ी देर के लिए, जब उनका जो है वो उनके ब्रदर का जो है इंटरव्यू आ रहा था तो वो वहां से जा सकते थे, और जो सिलेक्शन कमेटी थी वो अपने तरीके से जो है उसे निष्पक्ष तरीके से उसका इंटरव्यू जो है ले सकते, ठीक है। सो अ फेयर एंड रीजनेबल डिसीजन टू बी द मेड, इसलिए बोला है फेयर एंड रीजनेबल डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है। पेक्यूनरी वाइज क्या होता है, पैसे से रिलेटेड, ठीक है, जहां पर जुडिशियल बॉडी जो है उसका रिलेशन है फाइनेंशियल बेनिफिट जो है, ठीक है। देन क्या हो सकता है, यदि पैसे का कोई बेनिफिट हो सकता है कि पैसे से जैसे कि फाइनेंशियल कोई बेनिफिट देके उसका डिसीजन जो है वो चेंज कराया जा सकता है। देन यहाँ पर भी जो सिचुएशन हो सकती है किस तरीके की कि जो बाइस जो है वो क्रिएट हो सकता है, मतलब पक्षपात जो है हो सकता है, ठीक है। और सब्जेक्ट मैटर की चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली डिसाइडिंग अथॉरिटी इन्वॉल्व हो किसी भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ पर्टिकुलर केस में, ठीक है। एक मुदलियार वर्सेस कदम सिंह का एक केस है जिसमें कोर्ट ने रिफ्यूज किया था टू क्वैश द डिसीजन ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल on the ground of the chairman's wife was member of the Congress party whom the petitioner defeated, बोला है कि इसमें कोर्ट ने कहा था कि इस आधार पर जो है वो इस बोले न्यायिक जो कोर्ट ने रिफ्यूज किया था, क्वैश किया था द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन ट्रिब्यूनल को, किस ग्राउंड पर कि जो चेयरमैन जो अध्यक्ष की पत्नी जो थी वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थी जिसने जिन्हें की याचिकाकर्ता ने हराया, ठीक है। डिपार्टमेंटल वाइज की बात कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम और इशू जो है वो एक डिपार्टमेंटल वाइज है, इज अ वेरी कॉमन कि कई बार क्या होता है कि जैसे होता है ना कि कहीं आप जाते हो और जो डिपार्टमेंट बोलते हैं ये पर्सन इसका काम पहले कर दो क्योंकि ये हमारे डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं या उस डिपार्टमेंट से, तो बोला है इस टाइप का जो डिपार्टमेंटल वाइज है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है और एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में होता रहता है, एंड इट इज नॉट चेक्ड इफेक्टिवली और वेरी स्मॉल इंटरवल पीरियड,
ठीक है। और नेगेटिव कंसेप्ट है ऑफ द फेयरनेस का, ठीक है। और पॉलिसी वाइज क्या होता है कि यदि जुडिशियल ऑफिसर के पास वही केस लगा है और वो किसी भी तरह से उस पॉलिसी से इन्वॉल्व है या उस पॉलिसी का बेनिफिट ले सकते हैं, तब भी बोला है उस प्रकार का डिसीजन जो है वो दिया जा सकता है, पॉलिसी वाइज जो है वो हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं हमारा जो सेकंड ग्राउंड है, सेकंड प्रिंसिपल है ऑडियल्टम पार्टम, जिसको कि एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका क्या मतलब है कि no person can be condemned or punished by the law by the court without having a fair opportunity। बोला है किसी भी पर्सन को बिना सुनवाई के या बिना अपॉर्चुनिटी दिए बिना जो है अदालत द्वारा पनिश नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ए और बी दो पार्टीज हैं, इनमें से एक ही पार्टी को कोर्ट ने सुना, दूसरे को सुना ही नहीं, ठीक है, और उसको ऐसे ही पनिशमेंट दे दी, या ऐसा ही कोई सिविल केस हो गया तो वो ए के ही फेवर में हो गया, बी को कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। तो बोला है सिंपली इंक्लूड करता है कि दैट नो पर्सन कैन बी कंडेम्ड और पनिश बाय द कोर्ट, पनिश नहीं किया जाएगा विदाउट हैविंग अ फेयर अपॉर्चुनिटी, बिना उसको फेयर अपॉर्चुनिटी दिए, मतलब बिना उसकी सुनवाई किए। इन द वेरी जुरिस्डिक्शन एक वर्क ऑफ द केसेस आर लेफ्ट, बोला है बहुत ही बार क्या होता है कि अधिकांश मामलों में उचित सुनवाई का अवसर जो है वो दिए बिना ही अनिश्चित छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बहुत ही बोला है इसका जो है इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ द नेचुरल जस्टिस, प्योर फ्रॉम द नॉट प्योर फ्रॉम इज नॉट पेनलाइज एनीवन। बोला है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है नेचुरल जस्टिस का, और किसी को भी पेनलाइज नहीं किया जाएगा एनीवन विदाउट एनी वैलिड और रीजनेबल ग्राउंड, और प्रायर नोटिस दिया जाएगा जब भी केस जो है वो चलेगा या कोई भी डिसीजन लेना होगा, तो पहले नोटिस दिया जाएगा पार्टी को और प्रॉपर टाइम दिया जाएगा ताकि वो अपने आप का डिफेंस जो है वो फ्रेम कर सके, और जो भी चार्ज उसके अगेंस्ट फ्रेम हुए हैं वो भी उसको नोटिस में बताया जाएगा, ठीक है, यदि क्रिमिनल केस है तो। और इट इज ऑल्सो नॉन एज अ रूल ऑफ फेयर हेयरिंग, ये रूल है फेयर हेयरिंग का, और कुछ एक कंपोनेंट है ऑफ द फेयर हेयरिंग के जो कि नॉट फिक्स्ड इन रिजल्ट इन नेचर, ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो पहले तो बोला है कि कंपोनेंट क्या है, इशू ऑफ द नोटिस होगा। यदि दो पार्टीज हैं, एक पार्टी ने केस कर दिया, आप देखते हैं कि हमारे सिविल मैटर में भी दूसरी पार्टी को समन जाते हैं, फिर भी नहीं आए, 2-3 बार समन जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर भी नहीं आए तो तब होता है जाके एक्स पार्टी, ठीक है। तो बोला वैलिड और प्रॉपर नोटिस जो है वो शुड बी गिवन होना चाहिए टू द रिक्वायर्ड पार्टी ऑफ द मैटर इज अ फर्दर प्रोसीड विद द प्रोसीजर टू द फेयर ट्रायल, ठीक है। और इवन हम बात कर लें कि बोला है एक केस है गांधा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ मलाया, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि नोटिस जो है वो डायरेक्टली होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए, ठीक है, और स्पेसिफाई होना चाहिए, जो भी मैटर है उस केस का वो सारा ही नोटिस में लिखा गया होना चाहिए, और फैक्ट और सर्कमस्टांसेस जो भी हैं उस केस के वो जो है वो उसमें होने चाहिए, जिसके के खिलाफ जो है वो आवश्यकता लेने, मतलब जो केस किया गया है सब कुछ जो है वो उसे उस नोटिस में दिया जाना चाहिए, ठीक है। और वन ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल टू, और एक इंडिविजुअल के पास जिसके खिलाफ केस किया गया है उसको क्या है, राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके हिमसेल्फ, एंड सो ही शुड बी फैमिलियर विद द रेलिवेंट मैटर, और सो ही मे कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट ऑफ सेफ गार्ड हिमसेल्फ, ठीक है। और बोला है नोटिस जो है वो जो नोटिस दिया जाएगा उसमें जो भी चार्जेस जो है, यदि क्रिमिनल केस है जो चार्ज फ्रेम किए गए हैं उस नोटिस में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नोटिस में कुछ और चार्ज दिए फ्रेम कर लिखे गए हैं और बाद में उसको पनिश किसी और चार्जेस के लिए कर दिया। तो बोला है जो भी रिगार्ड चार्जेस फ्रेम अगेंस्ट अक्यूज पर्सन प्रोसीडिंग टू द हेड, और ही कैन ओनली द पनिश ऑन द चार्ज with the mention of the notice and no for any other charge, किसी और अदर चार्ज के लिए उसे जो है पनिश नहीं किया जाएगा। और सेकंड हमारा कंपोनेंट है राइट टू प्रेजेंट द केस एंड केस द एविडेंस, कि उसे अपने आप का बचाव करने का जो है राइट है और अपने आप के केस को प्रेजेंट करने का भी अधिकार है। बोला है जब वो नोटिस रिसीव कर लेगा तो उसे एक रीजनेबल टाइम दिया जाएगा कि वो प्रिपेयर कर सके और प्रेजेंट कर सके अपने केस को रियल और इफेक्टिव मैनर में, और ही रिफ्यूजल शुड नॉट बी डन ऑन द अनरीजनेबल ग्राउंड और ड्यू टू द आर्बिट्ररी। बोला है उसको उसका जो रिफ्यूजल है
और इससे संबंधित मामलों में परिचित होना चाहिए कि वो अपने अपने मतलब अपने डिफेंस के लिए कौन कौन से ग्राउंड्स ले रहा है, मतलब उसको अपराइट होना चाहिए अपने आप अपनी केस का प्रेजेंट करने के लिए और अपने केस में एविडेंस देने के लिए। और फिर है लास्ट हमारा राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, और उसे बोला थर्ड कंपोनेंट है हमारा कि उसे क्रॉस एग्जामिनेशन का भी अधिकार है, ठीक है। और राइट टू फेयर हियरिंग इंक्लूड करता है राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन स्टेटमेंट मेड ऑन द पार्टी, और चाहे जो ट्रिब्यूनल है वो डिनाई करे यदि राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, देन ये क्या होगी, वायलेशन होगी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की। एंड ऑल द नेसेसरी कॉपीज, जो भी कॉपीज होंगी केस की, जैसे डॉक्यूमेंट होते हैं ना अटैच होते हैं केसेस के साथ, वो दोनों ही पार्टीज को दिए जाएंगे, ठीक है। और डिपार्टमेंट यदि मेक अवेलेबल ऑन ऑफिसर्स हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और जो भी प्रोसीजर अपनाया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन का और क्रॉस एग्जामिनेशन का, वो भी उनको जो है बताया जाना चाहिए। ये दिया गया है हमारे सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है। कुछ एक केस है जिसमें ये बोला है कि राइट ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन कैन बी डिनाई और रिजेक्टेड जो है की जा सकती है। एक केस है हरिनाथ मिश्रा वर्सेस जिंदर मेडिकल कॉलेज का, जिसमें केस में क्या हुआ था, एक मेल स्टूडेंट जो है वो इज इंडिसेंट बिहेव कर रहा था, किसके साथ, फीमेल स्टूडेंट के साथ। देन जब केस चला तो राइट ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन को डिनाई किया गया, क्योंकि हो सकता है कि मेल से फीमेल से सॉरी कुछ एक ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाए जो कि इंसल्ट करे हमारे फीमेल की। तो बोला है तो यदि ऐसा हो कि फीमेल स्टूडेंट चाहे और उसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करवाना है तो वो नहीं करवा सकती है, तो ये वायलेशन नहीं होएगा नेचुरल जस्टिस का। सम टाइम बोला है ये इट इज वेरी नेसेसरी टू कीप एन अटेंटिव, बोले कई बार ऐसा होता है, जैसे आप देखते हैं एसिड अटैक हो गया और रेप जैसे केसेस होते हैं, वहां पर कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है हमारे थ्रेट ऑफ प्रॉपर्टी और लाइफ के मामले में। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो उसको डिनाई किया जा सकता है और ये वायलेशन नहीं होगी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की। ये हेल्ड हुआ था गुरुवचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में, ठीक है। और फिर बात करते हैं कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजन और नेचर ऑफ द केस एंड नॉट द सीरियस काइंड। यदि आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। और एप्लीकेबिलिटी बात कर लेते हैं, नेचुरल जस्टिस कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होते हैं। कोर्ट एक्सेप्ट द एक्स पार्टी और ट्रिब्यूनल में अथॉरिटी इंटरेस्टेड विद द डिस्क्रिशन बट सब्जेक्ट टू द लीगल लिमिटेशन। तो हमारा लास्ट है हमारा रीजन डिसीजन, कि यहाँ पर थर्ड ग्राउंड में बोला है कि जो भी पार्टी जो है मतलब जो भी डिसाइडिंग अथॉरिटी है जो भी डिसीजन ले रही है तो उनको ये भी बताना चाहिए कि क्या रीजन है, क्या पार्टीज को ये रीजन बताना चाहिए उस डिसीजन देने का क्या रीजन है, ठीक है। बोले एग्रीड पार्टी के पास चांस होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेट बिफोर द अपीलेट और रिविजनल कोर्ट एंड व्हाट वाज द रीजन टू मेक अ डिसीजन, कि क्या रीजन है कि उन्होंने ये डिसीजन दिया अथॉरिटी और रिजेक्टेड, ठीक है। और सेटिस्फैक्टरी पार्ट ऑफ द पार्टी एंड अगेंस्ट द डिसीजन इज मेड, ठीक है। कि क्या एक रीजन है जिसके अगेंस्ट जो है पार्टी के अगेंस्ट हुआ उनका डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, रिकॉर्ड रखने की, द रीजन ऑफ वर्क, जो भी उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं जैसे अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन और हमारे जुडिशियल पावर वेस्टेड इन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, बोला है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी उनके ऑफिस में काम करते हैं कि वो रिकॉर्ड रखें रीजन फॉर, मतलब जैसे होता है कि जजमेंट की कॉपी दी जाती है पूरी और केस का डिसीजन ऑर्डर दिया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि क्या कुछ केसेस में क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या डिसीजन कोर्ट ने क्या देखा जिसके बेसिस पर ये डिसीजन दिया। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में एक एक चीज को कवर किया है। ये हमारी प्लेलिस्ट है और यहाँ ये वाली सेकेंड वीडियो जो है वो यहाँ ऐड हो जाएगी, और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि वीडियो अच्छी लगी है। और थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।